जिसका नाम है मुबारक शाह, ठीक है। एंड जो छोटा बेटा है उसका नाम है उमर, ठीक। अब मलिक काफूर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था। उसने क्या किया, मुबारक शाह थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही रंगीनियत में विश्वास रखता था, इसलिए उसने उमर को, छोटे बेटे को बिठाया और खुद काइंड ऑफ एक तरीके से रूल करना शुरू कर दिया उसने। अब इसमें मुबारक शाह ने क्या किया, काफूर को मारा, उमर को मारा, और इसको मारने का काम किया था किसने, इसने मारा था अगर बात करें क्या नाम था उसका, खुसरो खान, ठीक है। खुसरो खान जो कौन था, इसी का ही मिनिस्टर था। जो ये मुबारक शाह था ये होमोसेक्सुअल था, ऐसा ज़ियाउद्दीन बरानी बोलते हैं कि ये होमोसेक्सुअल था। इसके रिलेशन से काइंड ऑफ खुसरो खान से, तो खुसरो खान ने रिलेशंस का फ़ायदा उठाता और इस खुसरो खान को मारता है कौन, गाजी मलिक। और यही गाजी मलिक बनता है कौन, गियासुद्दीन तुगलक। ओके, so the last king of the Khilji dynasty, Khusro Khan, was killed by Ghazi Malik. He built the city of Tughlaqabad and also built the Tughlaqabad fort. यानी तुगलकाबाद सिटी इसने बिल्ड करी और फोर्ट बिल्ड किया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। एक्चुअल में हुआ क्या था, बंगाल में एक रेबेलियन को शांत करने गया था ये, सक्सेसफुली कैंपेन को शांत करके जब भी लौटे दिल्ली, तो वहाँ पे एक पवेलियन बनाया गया, ठीक है, इनके लिए विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए। वो पवेलियन जो है एक्सीडेंटली गिर गया, पूरा धंस गया और इनकी हो जाती है मृत्यु। और वो जो पवेलियन है वो इनका लड़का बनाता है जौना उलुग खान। उलुग खान ये कोई और नहीं बल्कि बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो इसी ने वो पवेलियन बनाया था जिससे कि इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगेन वो सारी थ्योरीज़ हैं कि जानबूझ के मारा मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिस तरीके से अलाउद्दीन ने इसको जलालुद्दीन खिलजी को मारा, लेकिन ऐसा कुछ मतलब एविडेंस मिलते नहीं कि जानबूझ के मारा, ये एक्सीडेंट ही माना जाता है एक। खैर जो भी हो, मोहम्मद बिन तुगलक थ्रोन पे बैठ जाता है। इनका रूल अगेन बहुत शॉर्ट रहता है। अगर आप देखो स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसका जो पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, सिर्फ 4 साल का रूल, 1206 से लेकर 1210। देन खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी में भी अगर आप देखो तो पहला रूलर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, सिर्फ 6 साल तक रूल। और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, इसमें गियासुद्दीन तुगलक सिर्फ 5 साल तक रूल करता है। तो 4 साल, 6 साल, 5 साल, इसी तरीके से पहले वाले रूलर जो हैं काफ़ी कम टाइम तक रूल कर पाते हैं। जो मेन मलाई खाता है वो कौन खाता है, आगे के रूलर्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं 1325 से लेकर 1351 तक ये रूल करते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस थे। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा था कि ट्रिब्यूट लेते रहेंगे इनसे, डायरेक्ट रूल नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। ट्रिब्यूट लेंगे लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे। लेकिन इनका ऐसा मानना नहीं था, चाहे गियासुद्दीन रहे हों चाहे मोहम्मद बिन, उनका ऐसा कि डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, ये इनका मेन टारगेट था। ओके। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक रूल करते हैं, ही हैड द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया अगर किसी के अंडर में था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इससे हम ये भी कन्फर्म कर सकते हैं कि इसके बाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया, है ना। उसके पीछे के रीजंस क्या थे, कई सारे रीजंस तो मोहम्मद बिन तुगलक के काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं हॉट एंड हेस्टी डिसीजंस थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी हॉट एंड हेस्टी था, दिखने में नहीं, डिसीजंस में अपने, ठीक है। ही वॉज विजिटेड बाई ट्रैवलर इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को हु रोट अ बुक कॉल्ड एज रिहला। एंड बता इसमें रिहला में क्या बताया मोहम्मद, इसने क्या बोलते हैं इसने क्या बोलते हैं इब्न बतूता ने, जो कि मोरक्को से आया था, कि इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब रीजन। तो इसकी अब कुछ पॉलिसीज हम देखेंगे जिसकी वजह से इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे डिसीजंस थे जहाँ पे तुरंत ही डिसीजंस लेता था बिना किसी से पूछे, और कोई रिकमेंडेशन देता भी था तो मानता भी नहीं था। तो बिना ज़्यादा किसी से पूछे रिकमेंडेशन लिए ये अपने पे ही एकदम तुरंत डिसीजंस लेता था, क्योंकि इसको एकदम अपना एम्पायर एक्सपैंड करना था। अब क्योंकि ये जो डिसीजंस इसने लिए ये सब ऑलमोस्ट फेल हो गए, तो कहीं पे तो इसके खुद हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल फेलियर अगर बोल सकते हैं, इसका डिसीजन पैरालिसिस बोल सकते हैं, और कुछ तो ऐसी कंडीशंस हो गई कि इसका जो डिसीजन लिया गया था जो सही साबित हो सकता था वो भी फेल हो गया,
ठीक। तो ही इंक्रीज टैक्सेशन इन द दोआब रीजन। तो जो दोआब रीजन है, अगर आपको याद हो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसकी बात हो रही है। तो जो गंगा यमुना के बीच का एरिया, जहाँ पर अगर आपको याद हो अलाउद्दीन खिलजी ने उस लैंड को खालिसा डिक्लेयर कर दिया था, है ना, और वहाँ जो कि इक्ता के अंडर में नहीं आता था, वहाँ पे इसने टैक्सेशन लगाया और हैवी टैक्सेशन लगाया टू फंड हिज प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज लार्ज आर्मी। तो बहुत ही बड़ी आर्मी को इसने फंड करने के लिए वहाँ पे टैक्सेशन लगाया। लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि वहाँ पे फेमाइन आ गया। ठीक है, साथ में ही क्या हुआ, वहाँ पे फेमाइन आ गया। फेमाइन जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला वो फेमाइन, लगभग आप ये मान के चलो कि 1334 से लेके, ठीक है, 37 तक की बात है ये, लगभग ये टाइम पीरियड की बात है जहाँ पे पूरा फेमाइन चला। और फेमाइन के चक्कर में हुआ क्या, पेशेंट्स की हालत और ख़राब हो गई। और जब और ख़राब हो गई तो इसने और कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने ये सौंधर लोन दी है, जिनको कि हम तक्कावी लोन्स भी बोलते हैं, तक्कावी या फिर सौंधर लोन, सो दैट कि जो फार्मर्स है वहाँ के वो अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें, नई बीज मतलब सीड्स वगैरह ले सकें, इसलिए लोन देना शुरू किया। लेकिन जो लोन देते थे, जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था लोन देने के लिए, वो ही करप्ट निकले। और इसका ये जो पूरा सिस्टम है लोन देने का, और जो एग्रीकल्चरल लोन है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, इसीलिए इसको सौंधर बोला गया, वो भी फेल हो गया। ठीक, फिर इसका एक डिसीजन था, दैट वाज कि इसने ट्रांसफ़र कर दी कैपिटल को फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। अब देवगिरी पड़ता कहाँ पे है, देवगिरी पड़ता कहाँ पे है, तो दिल्ली यहाँ पे है और देवगिरी यहाँ पे है। ठीक है, तो दिल्ली से इसने कैपिटल को शिफ्ट किया देवगिरी। और ये भी बहुत ही काइंड ऑफ ऐसा डिसीजन था जो कि एकदम तुरंत लिया गया था। लिया क्यों गया था, अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही एम्बिशियस रूलर था। इनका ये था कि डायरेक्ट कंट्रोल इन किंगडम्स पे इस्टेब्लिश करना है, हमें ऐसा हफ्ता वसूली नहीं चाहिए। ठीक है, हमें प्रेजेंट्स नहीं चाहिए कि हमें बस प्रेजेंट देते रहो हम खुश रहेंगे, हमें डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए। और डायरेक्ट कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने पहले तो इसको एडवाइस किया गया था, ऐसा फरिश्ता लिखते हैं जो 15th सेंचुरी के ऑथर हैं, कि उज्जैन, इनके जो मिनिस्टर्स उन्होंने एडवाइस किया कि उज्जैन में शिफ्ट कर लो कैपिटल। लेकिन उन्होंने उज्जैन में शिफ्ट नहीं किया, बल्कि कहाँ पे किया, देवगिरी में, क्योंकि उनको लगता था कि ये ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन है, जिससे कि ये हर जगह को, नॉर्थ को भी और साउथ को, दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे, दोनों को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी, दिल्ली को भी और जो साउथ है उसको भी, दोनों को कंट्रोल करने में वो आसानी रहेगी। तो इसकी वजह से होता क्या है कि सबको एडवाइस कर दिया जाता है कि सब लोग अभी चलेंगे कहाँ पे, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद। जैसे कि हमारे मोदी जी ने बोल दिया था डीमोनेटाइजेशन को लेकर, जिसकी वजह से फिर बोला गया कि ये इनका तुगलकी फरमान है। जैसे तुगलकी फरमान इसलिए बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरीके से फरमान दिया था। इसी तरीके से फरमान दिया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसीलिए तुगलकी फरमान बोला गया था उस टाइम पे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसी तरीके का फरमान दिया था कि सब अब यहाँ से दिल्ली से सबको दौलताबाद शिफ्ट होना है, देवगिरी। तो दिल्ली में रहेगा कौन, आसपास के जो मौलाना वगैरह हैं वो सब आके यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर करेंट में मौलाना थे दिल्ली वगैरह के, उनको बोला नहीं गया, तो वो भी एक्चुअल में उनको भी बोला गया कि आपको भी साथ में नीचे चलना है। ठीक है, यानी कि दौलताबाद। और इसीलिए उनको लिए रास्ते में कई सारे खानका बनवाए गए। खानका क्या होते हैं, खानका होते हैं काइंड ऑफ हॉस्पाइस, यानी कि थोड़ा सा रुकने के लिए, हॉस्पीस फॉर दी सेंट्स, जो संत थे, ठीक है, उनके लिए खानका बनवाए गए थे बीच बीच में। ठीक है, और ये इसका वन ऑफ दी क्या था, मंशूर था। मंशूर क्या होता है, मंशूर होता है ऑर्डर। तो इसने के जो ये सब है ना, ये ऑर्डर कि दिल्ली से दौलताबाद चलो और ये सब ऑर्डर हैं उसके, और ऑर्डर्स को बोला गया मंशूर। तो इसने बहुत सारे मंसूर पास किए। और काइंड ऑफ वही है कि जब यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस कैपिटल शिफ्ट में ही बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। इनफैक्ट कि इब्न बतूता अपनी एक बुक में लिखते हैं कि एक अंधा था, उसको दिखता नहीं था, ठीक है, तो वो कैसे जाए, उसको घसीटते हुए तुगलक ने बोला कि इसको लेके आओ, घसीटते हुए, और उसका दौलताबाद तक उसका सिर्फ कंकाल बचा था, सब पूरा जो फ्लैश है उसकी बॉडी से सब निकल चुका था। तो इस तरीके के फरमान थे उसको, तो काफ़ी क्रूर टाइप भी था ये। कौन, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का माइंड शिफ्ट हुआ एंड ही सेड कि चल घर चलें, यानी कि अब वापस इसने जो है देवगिरी, जिसको इसने दौलताबाद नेम कर दिया था, दौलताबाद से वापस शिफ्ट कर दिया इसने कैपिटल कहाँ पर, दिल्ली में। ऐसा किया क्यों,
ऐसा इसलिए किया क्योंकि माबर रीजन है, ये जो रीजन है कोरोमंडल कोस्ट, इसको माबर बोला गया, ठीक है, माबर कोरोमंडल रीजन। यहाँ पे रेबेलियन हो गया, बहुत तगड़ा वाला रेबेलियन हो गया माबर वाले रीजन में, लगभग 1334-35 की बात है। और जब रेबेलियन हो गया तो तुगलक भाई अपने यहाँ पे सप्रेस जब करने गए तो प्लेग काफ़ी भयंकर फैल चुका था यहाँ पे, ठीक है, प्लेग, ब्यूबॉनिक प्लेग। इस प्लेग में बहुत सारे सोल्जर्स इनके मारे गए और इनकी भी हालत ख़राब हो गई, तो वापस यहाँ पे ही गए। समझ चुके थे कि यहाँ रह के कंट्रोलर नहीं हो सकता है, प्लस यहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी भी है, उतना ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने बोला चलो वापस सब लोग अब दिल्ली चलो। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे जो मौलाना हैं वो यहीं पे रह जाते हैं, और इसी वजह से महाराष्ट्र के ये जो रीजन है दौलताबाद, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी कारणवश, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे गए और रुके एंड मौला यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ, इसका जो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट जो एक यहाँ पे चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर बहमानी सल्तनत एक हम बोल सकते हैं कि इस्लामिस्ट एक डायनेस्टी बनती है, बहमानी सल्तनत यहाँ पे साउथ इंडिया में, ठीक है। तो साउथ में मोस्टली इस पर्टिकुलर इवेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, अगर हम इस्लाम को बात करें, वो तो है ही ये ट्रेड वगैरह अरब्स के साथ, लेकिन ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है। तो अगेन इन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया, नहीं कि ये चीज़ भी इनकी फेल हो गई, जिस तरीके से इनका एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाला जो चीज़ है कि पहले इन्होंने टैक्स लगाया दोआब वाले रीजन में, फिर सोनधन और टक्कावी लोन दिए, वो सब फेल हो गया, उसी तरीके से भी फेल हो गया। यही नहीं रुकी है, तो जब इन्होंने डिसीजन लिया था दिल्ली से देवगिरी का शिफ्ट करने का, उसी टाइम की बात है, यानी कि 1329-30 की बात है ये, ठीक है। जब इन्होंने क्या किया, जब, और ये रिटर्न हुए कब थे, ये रिटर्न हुए थे वही लगभग 1335, क्योंकि 1335 में लगभग ये प्लेग फैला था, तो लगभग 1335 से 37 में दौलताबाद से दिल्ली वापस इन्होंने शिफ्ट किया। फेल्ड पॉलिसीज़ और में क्या आती हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसकी वजह से इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन 1329 विद हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, यस। इन्होंने क्या बोला, मतलब दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर की काफ़ी शॉर्टेज हो रही थी, जैसे आज अगर आप देखोगे तो सिल्वर के प्राइस भयंकर भाग हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्टेज है और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उस टाइम पे भी सिल्वर की काफ़ी शॉर्टेज थी। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला मोहम्मद बिन तुगलक ने कि कॉपर और ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है, के सिक्के बनेंगे। ब्रास क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है, के सिक्के बनेंगे। ये किसका एलॉय होता है, किसका होता है, कॉपर और टिन का। ब्रॉन्ज होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो ब्रास जो है, अब ये जो ब्रास है, कॉपर और ब्रास, इसी के ही कॉइन्स बनेंगे। अब इसको बोला गया टोकन करेंसी, और इनकी जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप इतना पता होगा कि सिल्वर को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को एयू से। वैसे तो जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन हाँ, कॉपर और ब्रास किसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी और उनको इक्वलाइज कर दिया विद द सिल्वर एंड गोल्ड के जो कॉइन्स थे। ये कॉइन्स का शॉर्टेज, मतलब सिल्वर का शॉर्टेज हो रहा था, और इसको ये था कि भाई इससे ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनली इसको अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनली इन दी सेंस जो ये जो समरकंद वाला रीजन है, या फिर आपका ये ट्रांसऑक्सियाना वाला जो रीजन हो गया आपका, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसका उल्टा। हुआ ये कि जो लोग थे, जो कॉमन लोग थे, मुस्लिम जो हिंदूज हम बोल सकते हैं, या फिर हिंदुस्तानी जो इंडिजिनस मुस्लिम्स थे, जो कन्वर्टीज थे, उन्होंने क्या किया, घर में ही मिंटिंग शुरू कर दी इन कॉइन्स की, यानी हर घर अब एक मिंट में बदल चुका था। दैट मीन्स फॉर्जिंग ऑफ द कॉइन्स वॉज स्टार्टेड। फॉर्जिंग मतलब कि जाली सिक्के बनाना सबने शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ ठप्पा वप्पा लगा नहीं था, और कॉपर और ब्रास सबके पास पड़ा ही हुआ था, तो बस सिक्के बनाना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, सब तहस नहस हो गया, ठीक है। अब वही है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सबको अमीर कर देती है, क्यों नहीं बहुत सारे करेंसीज को प्रिंट कर देती है, बहुत सारे सिक्के निकाल देती है, नोट निकाल देती है, हर किसी को अमीर कर दे। क्या होगा इससे, इससे ये होगा क्योंकि भाई प्रोडक्शन चले, वो तो खैर हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझो कि इससे आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाती है। कैसे बर्बाद होती है वो हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, इसके बाद ही हमारा इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ये वापस अपना डिसीजन लेते हैं और ये बोलते हैं कि फिर से हम उन्हीं कॉइन्स को रिस्टोर करते हैं और इनको वापस लेते हैं, जिन लोगों के पास हैं आप हमारे पास सबमिट करवा दो और हम इसका रीज़नेबल आपको अमाउंट देंगे। जब लोग आते हैं तो तुगलक बोलता है कि नहीं, उन्हीं का रीज़नेबल अमाउंट मिलेगा जो कि स्टेट के द्वारा इशूड हुए हैं कॉइन्स,
आपने घर में अगर मिंटिंग करी तो कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, घर जाओ आप। पहले तो उसने नहीं बताया, पहले उसने बोला कि सब लोगों को मिलेगा, आ जाओ, सो दैट कि मार्केट से ये सारे कॉइन्स मंगाए जा सकें और उसके बदले में दिया जाएगा, लेकिन उन्हीं को दिया जाएगा फिर बाद में बोला जिन जो एक्चुअली कॉपर ब्रास के जो एक्चुअल स्टेट ने मिंट किए उनको। तो ये भी फेल हो गया टोकन करेंसी वाला भी। देन कराची और खुरासान एक्सपीडिशन होता है। तो एक्चुअल में खुरासान वाला जो रीजन एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे हमें पता है, आपको याद है इल्तुतमिश के टाइम पे कौन मंगोल था जो यहाँ पर आक्रमण मचाया हुआ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान 1327 के टाइम में मर जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है चंगेज़ खान की। और जब डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इसके सक्सेसर्स आते हैं, चंगेज़ खान के सक्सेसर आते हैं इसमें, जिनको हम बोलते हैं चांगथाई। क्या बोलते हैं? चांगथाई। चांगथाई कौन है? चांगथाई हैं सक्सेसर्स ऑफ चंगेज़ खान। ठीक है, थोड़ा राइटिंग देख लेना क्योंकि हाथ ठंडे हो जाते हैं एकदम। ठीक है, तो चंगेज़ खान जो है ये इसके सक्सेसर थे, मरने के बाद चांगथाई आते हैं। ओके, तो इनको जो है क्योंकि ये वीक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये था कि पंजाब और सिंध जो वाला एरिया है इसको सिक्योर करना है, तो इनको हराना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, ये खुरासान एक्सपेडिशन करने का सोचा, जहाँ पर इसने 1329 में बहुत बड़ी इसने आर्मी एक रेस करी। ठीक है, लगभग 3.5-4 लाख सोल्जर्स इसने की आर्मी रेज करी, इकता उनको अलॉट किए, बहुत सारे काम किए, क्योंकि ये इनको ओवरथ्रो करना चाहता था। किनको? चांगथाइयों को। ठीक, तो इसी टाइम पे वैसे एक रूलर भी आया जिसका नाम था, ध्यान रखना, तरमाशिरिन। ये नाम याद रखना, तरमाशिरिन। तरमाशिरिन को खैर तो सक्सेसफुली हरा दिया। ठीक है, या फिर तरमाशिरिन का जो इन्वेजन है 1326-27 की बात है लगभग। ठीक है, 1300 हम बोल सकते हैं 26-27 की। तो इन्वेजन तो खैर अनसक्सेसफुल रहा था मंगोल्स का। तो इसने सोचा, उसका यही सोचना था कि अभी तरमाशिरिन ने वो किया है, इसको तो हटा दिया, लेकिन ऐसे ही और भी आते रहेंगे बाद में, तो इसलिए उसने ये लार्ज आर्मी रेज करी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इसको कम्प्लीटली, पहली बात तो ज्योग्राफी की समझ नहीं थी, और कुछ ऐसे कंडीशंस बने कि ये इतनी लार्ज आर्मी को, जहाँ पे 3.5-4 लाख की आर्मी है, इसको कितने टाइम तक ये खिला के रखेगा, कितने टाइम तक ये पालेगा, क्योंकि सही टाइम इसको मिल नहीं रहा था अटैक करने का। इसीलिए इसने क्या किया, इस आर्मी को डिसबैंडन कर दिया कि भाई घर जाओ अपने अपने। ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह में समय पैसा खर्च किया और बोला कि अब घर जाओ। अब उनकी ट्रेनिंग तो हो ही चुकी है मारने काटने में, लूटने में, तो बस उन्होंने क्या किया, जब इधर उधर डिसिपेट हुए, वो डिसिपेट का मतलब है कि इधर उधर फैले वो, अब उसने तो हटा दिया अपनी आर्मी से, तो उन्होंने मार काट और ये सब चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, क्योंकि करेंगे क्या। ठीक है, आपने इतने टाइम तक उनको पे करते रहा, उनकी आदत पड़ गई पे करने की, ठीक है, मुफ्ती खाने की, अब उनको आपने ट्रेन भी कर दिया अच्छे से, तो यही करेंगे। तो ये भी फेल हो गया। देन कराचिल एक्सपेडिशन होता है। कराचिल मतलब ये जो कुल्लू कांगड़ा वाला जो रीजन है आपका हिमाचल का, वैसे तो जो हिस्टोरियन है बरानी वगैरह ये सब कुछ बताते हैं, बतूता कुछ बता रहा है, बरानी कुछ बता रहा है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि कुल्लू कांगड़ा वाला रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को ज्योग्राफी का ज़्यादा नॉलेज था नहीं इन हिस्टोरियंस को कि किस ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो माना जाता है कि वही वाला रीजन है। 1330 में इसके लिए भी इसने आर्मी रेस करी फिर से। ठीक है, 1330 में कि यहाँ पर एक्सपेडिशन करेंगे, चढ़ाई करेंगे, लेकिन ये भी इसका पूरी तरीके से फेल रहा। तो ये भी दोनों फेल रहे आपके। ठीक है, यानी कि खुरासान भी फेल रहा और कराचिल भी। ठीक है। हाँ, इसने परमार से पढ़ाई नहीं करी, ये भी है। तो ये इसने क्या किया, हमने देखे 5 चीज़ें इसकी। एक तो द्वाब वाले रीजन पे टैक्सेशन लगाना, उसके बाद लोन वगैरह देना, फेल। कैपिटल शिफ्ट, फेल। टोकन करेंसी, फेल। खुरासान एक्सपेडिशन, फेल। कराची एक्सपेडिशन, फेल। फेल 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 फेल। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड, अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस की अगर बात करें, अपॉइंटेड पीपल फ्रॉम वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। ज़ियाउद्दीन बरानी क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको, इवन इब्न बतूता भी इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव उतनी समझ थी नहीं, किसी को अवॉइड कर देता था, कभी भी किसी से खुश हो गया, किसी से एकदम दुखी मतलब गुस्सा हो गया, वैसा टाइप था। जैसे एक वाइन डिस्लर था अजीज़ खुम्मर, बारबर फिरोज़ हज़म, कुक मनका तब्बाक, और 2 गार्डनर से लादा पीरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दे दी। अब ये लोग हैं वाइन डिस्लर, बारबर, कुक और गार्डनर, इनको थोड़ी ना पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता है, प्रशासन किस तरीके से काम करता है, तो होगा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद होगा। और ये बुक है ज़ियाउद्दीन बरानी की, तारीख़ फ़िरोज़ शाही या फिर फतवाए जहानदारी, ये ध्यान रखिएगा। ही ऑल्सो सेटअप एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, दीवाने को ही, क्योंकि अभी हमने पता है कि एग्रीकल्चर के लिए इसने कितना काम किया। ठीक है, लोन वगैरह भी दिए, टैक्स लगाया, जिसकी वजह से इसको एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ा, दीवाने को ही।
ठीक है। ही बिल्ट द सिटी ऑफ जहाँपना, जहाँपना जो सिटी है इसको बनाया। तुगलकाबाद किसने बनवाया था? वो आपका गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इसका एक ही हम बोल सकते हैं जो सक्सेसफुल कैंपेन रहा, ठीक है, वो था आपका काम्पिल रीजन का। जो काम्पिल कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे इसी का कजिन था जिसका नाम था अली गुरशस्प। तो गुरशस्प जो है विद्रोह छेड़ रहे थे, तो गुरशस्प को जाके हराया और काम्पिल कर्नाटक में एक तरीके से उन्होंने अपना जो स्वामित्व स्थापित किया। बस यही एक इनका कंसिडर किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने जो वैरायटी ऑफ पीपल खासकर जो लो बैकग्राउंड से थे, ठीक है, जो लो ग्रेड ऑफिसर थे उनको अपॉइंट किया था। लो ग्रेड ऑफिसर कौन थे? जिसमें कि आपके मंगोल आते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी आते हैं, यानी कि हिंदू जो मुसलमान जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं इंडिया के इंडिजिनस, वो, ठीक है। और इनको बोला गया था सदा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले सदा कौन था, तो सदा थे लो ग्रेड ऑफिसर, जैसे ये मंगोल ऑफिसर हो गए या हिंदुस्तानी ऑफिसर। लेकिन बाद में इसी को, सदा का मतलब होता है जो 100 सोल्जर्स का लीडर हो, उसको बोला गया सदा, ठीक है, वो ऑफिसर को बोला गया सदा। बोला एक्चुअल में ये टर्म जो है ये आपका ये टर्किश टर्म है सदा। वहाँ पे इसको लो ग्रेड ऑफिसर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो 100 सोल्जर्स को क्या कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको बोला गया सदा। लेकिन बाद में इसी सदा को टेरिटोरियल डिवीजन के तौर पे यूज़ किया गया, यूनिट के तौर पे यूज़ किया इसको टेरिटोरियल डिवीजन में। इंडिया में इसको बाद में टेरिटोरियल डिवीजन के लिए 1/100th पार्ट के लिए इसको यूज़ किया गया सदा को, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एग्जाम में आपसे इतनी ही चीज़ें पूछेगा और कुछ नहीं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो ये नोट रखना, एंड दैट वाज ही वाज द फर्स्ट सुल्तान, he was the first sultan to visit the tomb of मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। ये क्वेश्चन पिछली बार मेंस में भी पूछा गया, ठीक है, लेकिन मज़े की बात ये थी कि उससे पहले ही इसने MTS में क्वेश्चन पूछा था ये, लेकिन जिसने देख लिया तो उसका सही हो गया, नहीं तो गलत। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए अजमेर में इसने क्या बनाया? टूम बनवाया। और इनफैक्ट बहुत सारे मौसोलियम्स बनवाए ओवर द टूम, जैसे कि सूफी संत हुए एक निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, निज़ामुद्दीन जो औलिया थे उनके लिए इसने क्या बनवाया था? एक मौसोलियम बनवाया था इन दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना, निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। इस बार नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, तो क्या नहीं बताएं? हाँ, सरप्राइज़ क्या क्या है पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट और है। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन होंगे वैसे ही आप भी अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। वैसे जो हमारी ऑफिशियल मेल है, जैसे ask@परमार, इससे भी आप भेज सकते हैं जो मेल है इस पर, अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशंस है। ओके, अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। आ जाए। वेनेजुएला के बारे में कुछ बोलिए। अच्छा, क्यों? थैंक यू तोतनशील जी, थैंक यू। वेनेजुएला के बारे में कुछ बोलिए। अच्छा, क्यों? थैंक यू तोतनशील जी, थैंक यू। नहीं सर, बता सर का मूड आज भी अच्छा, ऐसा नहीं है, मूड ऑफ नहीं है। अभी आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे, ठीक है। तो 1325 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का रूल हो गया, ठीक है। अब 13 से लेके 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का रूल रहा। ये कज़िन था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, उसका कोई बेटा नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका कज़िन था। इसने 4 तरीके के टैक्स लगाए जो कि कुरान में इम्पोज थे। क्योंकि था क्या था, कुछ यूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था उलेमास को। उलेमा कौन थे? उलेमा होते हैं जैसे रिलीजियस ऑफिसर काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसने उनकी बात सुनी और उनके पावर को और बढ़ाया, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी बेकार पॉलिसीज़ रही हैं, फिर जो अच्छी भी रही वो सब फेल हो गई इसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसकी वजह से हुआ ये कि एम्पायर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी ख़त्म हो गई, लोगों का सुल्तान के ऊपर से भरोसा उठ गया।
कि कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसकी वजह से हुआ ये कि फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो इनका दिल जीता, ठीक है, कि जो कुरान में जो मेंशन हैं टैक्सेस उनको इम्प्लीमेंट किया, जैसे खराज, ज़कात, जजिया और खम्स, ठीक है। ही कलेक्टेड जजिया एज अ सेपरेट टैक्स। सबसे पहली बार जजिया किसने लगाया था, क्यों, कौन था पहला इस्लामिक इन्वेजन? मोहम्मद बिन कासिम। याद है आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में? क्यों? मोहम्मद बिन कासिम पहला वाला जिसने सिंध प्रांत पर अटैक किया था। खैर, तो ये ध्यान रखना, जजिया को इसने एज अ सेपरेट टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। जजिया क्या होता था? जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता था उसको जजिया बोला गया, कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको एक अलग से टैक्स देना होगा, एंड दैट इज़ योर जजिया। खम क्या है? खम तो मैंने बता दिया, 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। ज़कात टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, और खराज तो प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगता था वो है। इसकी एक ध्यान रखना ऑटोबायोग्राफी है, फतूहत, ठीक है, फतूहत फ़िरोज़ शाही, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है, लेकिन बरानी के कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, क्योंकि इसके सारे हमारे पास वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है, इसका काफ़ी सारा पार्ट मिसिंग है। फतूहत फ़िरोज़ शाही इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। इसने ही अज्यूम्ड द टाइटल एट थट्टा। 1351 में इसमें थट्टा में क्या किया, ठीक है, थट्टा में क्या किया इसने, थट्टा में थ्रोन पे बैठा गया, ठीक है। फिर इसका कोरोनेशन हुआ। थट्टा पड़ता कहाँ पे है? तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, जो सिंध प्रांत है, जो सिंध पाकिस्तान है वहाँ पर पड़ता है थट्टा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसने अपना टाइटल कहाँ पे अज्यूम किया, तो थट्टा 1351 में। इसी ने सबसे पहले क्या शुरू किया, ध्यान रखना, इसी ने सबसे पहले शुरू किया था ये चीज़ कि सोल्जर्स को कैश में नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, कैश में नहीं पे किया जाएगा, तो कैसे? उनको विलेजेस का ग्रांट दिया जाएगा, ग्रांट्स ऑफ विलेजेस, यानी उनको गांव दिए जाएंगे, और उनको बोला गया वजह। तो वजह क्या है? ग्रांट्स ऑफ विलेजेस हैं। इसने क्या बोला? कैश में सोल्जर्स को पे नहीं करेंगे। और इसने क्या किया? एकता को हेरिडिटरी बना दिया। एकता को ख़त्म लाया कौन था? इल्तुतमिश। ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन ने। क्यों? क्योंकि उसने कैश में पे करना शुरू कर दिया था, अगर आपको याद हो, कैश में पे किया था ना उसने सोल्जर्स को। एकता में क्या होता है कि आपको पार्ट दे दिया जाता है, क्लान का पार्ट, वहाँ पे आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और मिलिट्री को रेस करो ऑन द बिहाफ ऑफ द सुल्तान। तो इसको हेरिडिटी नहीं था अभी तक, यानी कि कहीं भी किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ये गलती कर दी, उसको हेरिडिटरी बना दिया। अब ये गलती क्यों है? हेरिडिटरी बना दिया कि मतलब जब उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका बेटा नहीं है तो उसका दामाद, उसका दामाद नहीं है तो उसकी बेगम जो है, फिर मतलब जो वाइफ है वो आएगी। तो यानी कि उस पर्टिकुलर फैमिली का उस पर्टिकुलर रीजन में पावर धीरे 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 ओवर द टाइम कंसोलिडेट होता गया, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। तो इसीलिए पहले हेरिडिटरी नहीं बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा भी, लेकिन इसने क्या किया? उसको हेरिडिटरी बना दिया। इसने एक दिल्ली में हॉस्पिटल शुरू किया, दारुल शिफा। इसने डिपार्टमेंट सेटअप किया, दीवाने खैरात, पुअर और नीडी को दान देने के लिए, डोनेट करने के लिए, ठीक है, खैरात। और दीवाने बंदगान, जिसको हमने बोला डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो जैसे दीवाने अर्ज बलबन ने शुरू किया, दीवाने कोही किसने शुरू किया? आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक है, अभी सारे हम देखेंगे, समराइज करेंगे लास्ट में। और दारुल और आपका दीवाने जो बंदगान है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन इंडिया हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। तो जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उनको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ही बिल्ड द न्यू सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना है उसके नाम पे फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। जौनपुर तो मेनली मोहम्मद बिन तुगलक जिसका कजिन था उसके नाम पे इसने बनवाई, और फतेहाबाद और हिसार भी, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या है? होता यह है कि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद, कब मरता है? 1388 मर जाता है, ये थे 1388 में। बैटल काइंड ऑफ एक वॉर ऑफ सक्सेशन होती है, बोल सकते हैं। ध्यान रखना, सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाई असाइनमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू कॉल्ड एज वजीह या फिर वजह, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बेगमपुरी मॉस्क जो है ये इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या था? एफएसटी के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद, इसका जो बड़ा बेटा था प्रिंस मोहम्मद, ठीक है, प्रिंस मोहम्मद और
एक ख्वाने जहां मकबूल करके हुआ, ख्वाने जहां मकबूल। ये जो मकबूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था एफएसटी के रेन में, और बहुत ही लॉयल था इसके लिए, बहुत ही ऑनेस्ट ये सोल्जर था, इसके लिए बहुत इसने एक्सपेडिशंस भी किए। तो इसीलिए इसका जो बेटा है खाने जहां मकबूल द सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ खाने जहां सेकेंड, खाने जहां सेकेंड, ये अब बनता है वजीर। ओके सर, ठीक है। तो खाने जहां जो सेकंड है वो बनता है वजीर। अब इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ सक्सेशन होता है। जो खाने जहां दी सेकंड है ये साइड हो जाते हैं, ठीक है। देन जो थ्रोन पे बैठते हैं वो हैं आपके प्रिंस मोहम्मद, जिनको कि नसीरुद्दीन महमूद शाह भी बोला गया है, फिर महमूद दी फर्स्ट, ठीक। महमूद शाह आते हैं थ्रोन पे, और इसी टाइम पे जब महमूद शाह थ्रोन पे बैठे होते हैं तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पे। तैमूर लंग कौन है? तो ये उज़्बेकिस्तान जो प्रेजेंट डे है, जिसको तब का समरकंद कहा जाता था, वहाँ का रूलर था। ये जैसे चंगेज़ खान था जो मंगोलाइड था, वो जिस तरीके से वो क्रूअल था उससे भी डबल क्रूअल था, ये 2 गुना क्रूअल था ये तैमूर लंग। लंगड़ा था इसलिए उसका नाम पड़ा लंग, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ एम्बिशियस था कि पूरे विश्व पे राज करना है, और विश्व पे तो राज करना ही है और दबा के हत्या करनी है। ही वॉज नॉट ओरिजिनली अ मुस्लिम, इसके फादर ने इस्लाम धर्म अपनाया उसके बाद इसने, और ये काफ़ी कट्टर इस्लामिस्ट था। ही वॉज नॉट अ मंगोलाइड, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम समरकंद, ही वॉज अ उज़्बेक, ठीक है। ये उज़्बेक था जहाँ से बाबर वगैरह आएंगे ना भी आगे, इसके बाद बाबर वगैरह ही आएंगे, तो ध्यान रखना। तो ये उज़्बेक था। ही इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी महमूद शाह तुगलक, या फिर जिसको हम बोलते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। जब इसने आक्रमण किया तो दिल्ली में जो बैठे हुए थे भाग निकले गुजरात, और उसने दिल्ली को 4-5 दिनों तक दबा के लूटा, दबा के मार। मतलब इसका और इसके सोल्जर्स की एक फैंटेसी थी कि सिरों का अंबार लग जाना चाहिए, सिर इतने काटो कि अंबार लगा दो उसका सिरों का। मस्जिद में गए ये, ठीक है, जहाँ इन्होंने कुछ दिन रुके, वहाँ पे जिन लोगों ने शरण ले रखी थी, रुके हुए थे, वहाँ पे एकदम दबा के मारा, कटाई मचाई और एकदम ढेर लगा दिए सिरों के, और 4-5 दिन में लूटने के बाद वापस गया, जहाँ पर यहाँ की जो औरतें वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, Great